आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जो सच में किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। देखिए, ये कहानी किसी महान राजा या किसी अजय सेना की नहीं है। नहीं, ये कहानी है लंदन के एक छोटे से दफ्तर से शुरू हुई एक प्राइवेट कंपनी की। एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की भूख में अपनी खुद की फौज बना ली और दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक भारत पर कब्जा कर लिया। ये शब्द एक ब्रिटिश लेखक विलियम डिग्बी के हैं, जो उन्होंने 1901 में लिखे थे। ये लाइनें असल में इस पूरी कहानी का सार हैं। ये एक ऐसी दास्तां है जहां व्यापार की आड़ में एक सदियों तक चलने वाली सोची समझी लूट को अंजाम दिया गया, और आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वो देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसकी दौलत के किस्से दुनिया भर में मशहूर थे, आखिर वो कुछ ही दशकों में अकाल और गरीबी का चेहरा कैसे बन गया? इसका जवाब इतिहास की उन्हीं घटनाओं में छिपा है जिन्होंने भारत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 25%। जी हाँ, यूरोपीय ताकतों के आने से पहले पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 1/4 हिस्सा अकेले भारत से आता था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये सबूत था भारत की औद्योगिक ताकत का, उसके हुनरमंद कारीगरों का और उसके जबरदस्त व्यापार का। और सच तो ये है कि यही वो खजाना था जिसने यूरोप का ध्यान अपनी तरफ खींचा। चलिए एक नजर डालते हैं कि हम इस कहानी को आगे कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात होगी उस भारत की जो दुनिया का एक इकोनॉमिक सेंटर था। फिर देखेंगे कि कैसे यूरोप की ताकतें उसे पाने की होड़ में लग गई। इसके बाद हम कंपनी की चालाक रणनीतियों को, भारत की दौलत की भयानक लूट को, और फिर उस लूट के खिलाफ हुए जबरदस्त प्रतिरोध को समझेंगे। और आखिर में हम इस पूरी कहानी की विरासत पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, 17वीं सदी के भारत में। एक ऐसा भारत जो अपनी दौलत और शानो शौकत के शिखर पर था। देखिए, उस जमाने में भारत का मतलब सिर्फ मसाले नहीं था। यहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बनता था। यहाँ के कारीगर हाथी दांत और कीमती पत्थरों पर ऐसी कारीगरी करते थे जो देखने वालों को हैरान कर दे। और यहाँ वुड स्टील जैसी एक खास धातु बनती थी जिससे बनी तलवारों की तो पूरी दुनिया दीवानी थी। मतलब ये कि ये एक आत्मनिर्भर और खुशहाल इकोनॉमी थी जिसका व्यापार दुनिया के कोने कोने तक फैला हुआ था। और ये तो कुदरत का नियम है कि जहां खजाना होता है वहां लुटेरे भी पहुंच ही जाते हैं। भारत की इस बेहिसाब दौलत की कहानियों ने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के बीच एक होड़ सी लगा दी। हर कोई इस सोने की चिड़िया से अपना हिस्सा नोचना चाहता था। इस दौड़ की शुरुआत हुई 1498 में, जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर उतरा। उसके पीछे पीछे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और आखिर में अंग्रेज भी आ पहुंचे। शुरुआत में तो ये सब व्यापारी बनकर ही आए थे, लेकिन उनके इरादे सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी चौकियां यानी फैक्ट्रियां बनानी शुरू की, और फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई के साथ ही ये व्यापार की होड़ एक साम्राज्य बनाने की जंग में बदल गई। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, हर यूरोपियन ताकत का तरीका बिल्कुल अलग था। जैसे पुर्तगालियों ने अपनी नौसेना के दम पर कारताज नाम का एक परमिट सिस्टम चलाया, जिसके बिना कोई भी भारतीय जहाज समंदर में जा ही नहीं सकता था। और गोवा में तो उन्होंने धर्म के नाम पर भयानक जुल्म किए। डच लोग सिर्फ मसालों के व्यापार पर ही टिके रहे, और फ्रांसीसियों ने एक नई चाल चली, भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाकर अपने कठपुतली शासक बिठाना। और अंग्रेज, खैर, उन्होंने तो इन सभी से सीखा और उनकी हर चाल को मिलाकर अपनी एक कहीं ज्यादा खतरनाक रणनीति बना ली। और यहीं से कहानी में असली एंट्री होती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। याद रखिए, ये कोई देश नहीं था, बल्कि ये तो बस व्यापारियों का एक ग्रुप था, एक कॉरपोरेशन। और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये इतिहास में एक बिल्कुल अनोखी घटना थी। सोचिए, ये किसी देश का दूसरे देश पर हमला नहीं था। ये एक प्राइवेट कंपनी का अपनी प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल करके एक विशाल और अमीर उपमहाद्वीप पर कब्जा करना था। कॉरपोरेट लालच का शायद ये सबसे चरम और सबसे भयानक रूप था। कंपनी का सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार या तोप नहीं थी, बल्कि उनकी नीति थी फूट डालो और राज करो। और 1757 की प्लासी की लड़ाई इसका सबसे बड़ा सबूत है। कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया। और फिर क्या था
युद्ध के मैदान में मीर जाफर अपनी सेना लेकर बस चुपचाप खड़ा रहा। एक धोखा। नतीजा, कंपनी के कुछ 100 सैनिकों ने नवाब की 50,000 की फौज को हरा दिया। ये लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि साजिश से जीती गई थी। इस जीत के बाद तो कंपनी ने पूरे भारत में अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। सहायक संधि के नाम पर भारतीय राजाओं को मजबूर किया गया कि वो अपनी ही हिफाजत के लिए कंपनी की सेना का खर्च उठाएं। इससे वो धीरे धीरे कंगाल होते गए और कंपनी पर निर्भर हो गए। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसा कानून बनाया गया, जिसके तहत जिस राजा का कोई बेटा नहीं होता उसके राज को हड़प लिया जाता था। और तो और हर दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बिठा दिया गया जो पर्दे के पीछे से असली शासक होता था। ये एक ऐसा मकड़जाल था जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन था। इस कब्जे की भारत ने क्या कीमत चुकाई? इसका जवाब सच कहूं तो इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक है। ये दौर था भारत की संपत्ति की एक ऐसी लूट का जिसने देश की कमर ही तोड़कर रख दी। ये शब्द 1770 के बंगाल के अकाल के बारे में एक ब्रिटिश अफसर W. हंटर ने लिखे थे। समझिए, ये सिर्फ एक सूखा नहीं था, ये कंपनी की लालची और बेरहम टैक्स नीतियों का सीधा नतीजा था, जिसने बंगाल के किसानों से उनकी फसल का आखिरी दाना तक छीन लिया था। एक हंसते खेलते खुशहाल प्रांत को शमशान बना दिया गया था। और उस अकाल की कीमत थी 1 करोड़ जानें। जी, बंगाल की 1/3 आबादी भूख से तड़प तड़प कर मर गई। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे इंसानों ने अपने मुनाफे की हवस की वजह से खुद पैदा किया था। और ये बेरहमी यही नहीं रुकी। इसके 100 साल बाद 1876-78 के अकाल के दौरान जब भारत की सड़कों पर लाखों लोग भूख से मर रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश प्रशासन भारत से हर साल करीब 10 लाख टन चावल और गेहूं इंग्लैंड भेज रहा था। लोगों की जान से ज्यादा उन्हें अपने मुनाफे की फिक्र थी। तो सवाल यह है कि कुल कितनी दौलत यहां से निकाली गई? मशहूर अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक की रिसर्च के मुताबिक 1765 से 1938 के बीच अंग्रेजों ने भारत से लगभग $45 ट्रिलियन के बराबर की संपत्ति लूटी। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अंदाजा लगाइए, ये आज के ब्रिटेन की कुल GDP से भी 15 गुना ज्यादा है। ये लूट सिर्फ पैसों, सोने या हीरों की नहीं थी, ये भारत के उद्योगों की भी लूट थी। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग का ये बयान खुद बताता है कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने भारत के विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग को जानबूझकर तबाह कर दिया ताकि मैनचेस्टर की मिलों में बना कपड़ा भारत में बेचा जा सके। नतीजा ये हुआ कि लाखों बुनकर बेरोजगार हो गए और भूखे मरने पर मजबूर हो गए। लेकिन भारत ने इस जुल्म को चुपचाप सहा नहीं। गुलामी और अत्याचार की हर कोशिश का जवाब प्रतिरोध की चिंगारी से दिया गया। ये कहानी है उन अनगिनत विद्रोहों की जिन्होंने बार बार साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। प्रतिरोध की ये आग 1857 से बहुत पहले ही सुलगने लगी थी। बंगाल के सन्यासियों और फकीरों ने बगावत का बिगुल फूका। छोटा नागपुर के कोल आदिवासियों ने अपनी जमीनों के लिए हथियार उठा लिए और 1855 में सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में संथालों ने एक ऐसा जबरदस्त विद्रोह किया जिसने अंग्रेजों को हिला दिया। हाँ, इन सभी विद्रोहों को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत की आत्मा हार मानने को तैयार नहीं थी। और फिर आया साल 1857। अंग्रेज इसे आज भी सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटनी कहते हैं, मानो ये सिर्फ कुछ नाराज सैनिकों की बगावत हो। लेकिन भारत के लिए ये महान विद्रोह था। ये सिर्फ सिपाहियों का नहीं, बल्कि किसानों, कारीगरों, राजाओं और आम जनता का विदेशी शासन के खिलाफ पहला और सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था। शब्दों का ये फर्क असल में नजरिए का फर्क है। इस विद्रोह की चिंगारी तो चर्बी वाले कारतूसों से भड़की, लेकिन असल में ये दशकों से जमा हो रहे गुस्से, शोषण और नाइंसाफी के ज्वालामुखी का फटना था। ये विद्रोह मेरठ से दिल्ली और फिर कानपुर, लखनऊ, झांसी, पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, बेगम हजरत महल जैसे वीरों ने अपनी बहादुरी से इतिहास लिख दिया। हाँ, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए भयानक क्रूरता का सहारा लिया, लेकिन ये विद्रोह एक ऐसा मोड़ बन गया जिसके बाद भारत में गुलामी का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। 1857 के महान विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का तो अंत कर दिया, लेकिन ये आज़ादी की सुबह नहीं थी। ये बस एक लुटेरे की जगह एक दूसरे और ज्यादा ताकतवर शासक के आने का ऐलान था।
1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। कंपनी का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। अब भारत आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था, जिसे बड़ी शान से क्राउन का नगीना या जूल इन द क्राउन कहा जाने लगा। इस पूरी कहानी के पीछे की मानसिकता को समझना हो तो बस इस पेंटिंग को देखिए। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1778 में अपने लंदन हेडक्वार्टर के लिए बनवाया था और इसका शीर्षक था पूर्व ब्रिटानिया को अपनी दौलत भेंट करते हुए। ये पेंटिंग उस प्रोपेगेंडा का एक बेहतरीन उदाहरण है जो साम्राज्य अपनी लूट को सही ठहराने के लिए गढ़ते थे। चलिए इस प्रोपेगेंडा की जरा चीर-फाड़ करते हैं। यहाँ ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटानिया एक सिंहासन पर बड़े गर्व से बैठी है और भारत को एक झुकी हुई अधीन स्त्री के रूप में दिखाया गया है जो खुशी-खुशी अपनी दौलत उसे भेंट कर रही है। मतलब ये जबरन वसूली को एक स्वैच्छिक उपहार के तौर पर पेश करने की कोशिश है। ये तस्वीर औपनिवेशिक मानसिकता का एक जीता जागता सबूत है जो नस्लवाद, अहंकार और अपनी क्रूरता पर पर्दा डालने की कला पर टिकी थी। तो आखिर इस ब्रिटिश राज की विरासत क्या रही? एक तरफ इसने भारत के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति का मकसद ऐसे भूरे अंग्रेज बनाना था जो खून और रंग से तो भारतीय हों पर अपनी सोच और पसंद से अंग्रेज। कोहिनूर जैसे अनगिनत अनमोल खजाने यहाँ से लूट लिए गए। लेकिन हाँ, इसके कुछ अनचाहे नतीजे भी हुए। इसने भारत को एक नए तरह के ग्लोबल संवाद से भी जोड़ा और पश्चिम में भारतीय दर्शन और संस्कृति के प्रति एक नई दिलचस्पी भी पैदा की। ये एक बहुत ही जटिल और दर्दनाक विरासत है। और हम आज की ये बातचीत इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि अगर इतिहास हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं तो फिर हारी हुई आवाज़ों की, दबी हुई सच्चाइयों की पूरी कहानी को कैसे जाना और समझा जाए? इसका जवाब शायद इतिहास को सिर्फ पढ़ने में नहीं बल्कि उस पर सवाल करने में छिपा है।